नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 5 मई 2023। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, वीडियो तो आपको सुबह मिलना था पर कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से नहीं कर पाया। अभी वैसे इरेगुलरिटी बहुत ज़्यादा हो रही है टाइमिंग को लेकर के। चलिए, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि फिर भी सुबह ही आपको वीडियो मिले। ठीक है, अभी 2 आर्टिकल्स हमारे पास में। एक आर्टिकल तो रहेगा सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड, देखेंगे उसमें कि कैसे अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्लान तैयार किया है अर्बनाइजेशन को एक एक्सपेक्टेशन के तौर पे कंसिडर करते हुए कि किस तरीके से अब हमारी पॉपुलेशन जो है वो शहरों में बढ़ रही है, तो कैसे टैकल किया जाए। दूसरा आर्टिकल रहेगा इंडिया यूएई रिलेशंस को लेकर के। ठीक है, 2 आर्टिकल से डिटेल में देखेंगे, बाकी 1-2 आर्टिकल से जिन पे एक बार नज़र डालेंगे। फर्स्ट आर्टिकल है बिग सिटी ड्रीम्स। आर्टिकल को लिखा है राजगोपाल देवरा और राजेश्वरी चंद्रशेखर। देखो, इंडिया की अगर बात करें तो हमारे यहाँ पर अर्बनाइजेशन राइज हो रहा है। अर्बनाइजेशन का मतलब क्या हो रहा है कि रूरल जो सिस्टम है, रूरल सेटलमेंट है, वो धीरे धीरे अर्बन सेटलमेंट में ट्रांसलेट हो रहा है। इसका मतलब गाँव को छोड़ के लोग शहरों में आ रहे हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ की बजाय अब सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ में रिलायंस जा रही है। तो इस तरीके का जो सिनेरियो है वो इंडिया में अभी बढ़ रहा है और मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है। और एक्सपेक्टेशन है कि 2030 तक लगभग 59 करोड़ लोग ऐसे होंगे जो कि सिटीज़ में रहने वाले हैं इंडिया में। ओके, अभी अगर देखा जाए तो हमारे सिटीज़ का जो लैंड एरिया है ना, वो टोटल जोग्राफिकल एरिया का 3% है। ठीक है, लैंड एरिया केवल 3% है, जबकि रेवेन्यू जनरेट कितना होता है टोटल जीडीपी का 70%। इसका मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ, जॉब अपॉर्चुनिटी, इनकी बात करें तो अर्बन एरियाज़ का कंट्रीब्यूशन रूरल एरिया के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से लोग जो हैं वो गांव छोड़ करके शहरों की तरफ जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रहा है, रैपिडली हो रहा है। इसके अलावा भी देखा जाए तो जब जिस तरीके से सिटीज़ का ये एक्सपेंशन हो रहा है, इनटेक बहुत ज़्यादा है, तो हमें सिटीज़ को लिवेबल बनाना होगा कि रहने लायक सिटीज़ तो बने। दूसरा, हमें ध्यान देना होगा कि पर कैपिटा जीडीपी जो है वो भी बढ़े, कि शहरों में आकर के भी एक पैसे की कमी खले तो फिर बाद में शहर की तरफ माइग्रेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उल्टा नुकसान उठाना पड़ता है। तो पर कैपिटा जो जीडीपी है उसे भी हमें एक्सपेंड करना होगा। इसके अलावा बेसिक सर्विसेज हैं, रेजिडेंसीज हैं, इम्प्रूव्ड इकोनॉमिक मैनेजमेंट है, इन सारी चीज़ों के लिए एक्सेसिबिलिटी हमें इंश्योर करनी होगी। इसमें जो डिजिटल सर्विस डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स है ना, वो अच्छा काम कर सकते हैं। इसका मतलब हम टेक्नोलॉजी का अगर यूज़ करेंगे तो शहरों में लाइफ को आसान बना सकते हैं। फिर आगे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र अगर देखें तो इंडिया की सबसे ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है वो महाराष्ट्र में है। कितनी? 13.5%। मतलब जितनी टोटल अर्बन पॉपुलेशन है उसका 13.5% तो केवल महाराष्ट्र की सिटीज़ में रहती हैं 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। और वैसे अगर देखें तो महाराष्ट्र की जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें से 45.2% जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रिजाइड करती है, जो कि नेशनल फिगर, इसका मतलब 2011 में जो सेंसस हुई थी उसके हिसाब से अगर देखें तो उस टाइम पर शहरों में कितनी पॉपुलेशन रिजाइड कर रही थी? 31.16%। ठीक है, तो उसके कंपैरिजन में भी महाराष्ट्र में ज़्यादा लोग शहरों में रहते हैं। अब यहाँ पर बात क्या आ रही है कि शहरों में जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उसी के साथ साथ में स्लम्स के नंबर भी बढ़ रहे हैं। इसका मतलब झुग्गी झोपड़ियों में रहने को मजबूर है लोग शहरों में अगर आ जाते हैं नौकरी के लिए। तो इसके अलावा बताया जा रहा है कि लगभग 11.8 मिलियन लोग ऐसे हैं, लगभग 1.25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि इनफॉर्मल सेटलमेंट्स में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में जिन पर रहना पड़ रहा है। और इनमें 17 मिलियन के लगभग बच्चे भी हैं और अडोलसेंट्स भी आ गए। अब आप इसका मतलब ये देखो कि जो शहरों की टोटल पॉपुलेशन है ना महाराष्ट्र की, उसमें 34% पॉपुलेशन तो ऐसी है जो कि स्लम्स में रह रही है। तो कुल मिलाकर की बात क्या है कि सिटीज़ जो हैं वो सस्टेनेबल नहीं है। सिटीज़ में आ तो रहे हैं लोग पर उनको जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, जैसे हम मोटी मोटी बात करें, रहने के लिए मकान, ठीक है, बेसिक फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, इनकी अगर बात करें तो वो प्रॉपर नहीं मिल पा रही हैं। ठीक है जी, तो ये चीज़ अपने आप में बहुत बड़ा एक चैलेंज है, न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे इंडिया के लिए। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पे भी लोड लगातार बढ़ रहा है।
चाहे वो एयर पोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कि हाँ भाई हॉस्पिटल कितने हैं, बेड कितने हैं, स्कूल्स कितनी हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे शहरों में। गाँव में कास्ट ये ज़्यादा डोमिनेट करते हैं, जबकि शहरों में क्लास वाला प्रॉब्लम आ जाती है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, पैसों का मामला आ जाता है। इसके अलावा इनफॉर्मल सेक्टर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ज़्यादातर अगर देखें तो हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट ही इनफॉर्मल सेक्टर में हो रहा है, जिसमें गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटी, पेड लीव कुछ भी नहीं मिलती है। इसके अलावा फ्रीक्वेंट मोबिलाइजेशन, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना ये लगा रहता है। इसके अलावा डिजास्टर जैसी प्रॉब्लम्स, जैसे कभी ड्रॉट्स आ गए, कभी फ्लड्स आ गए, और क्लाइमेट चेंज, ये मिलकर के हमारी जो सिटीज़ हैं उनकी सारी कमज़ोरियों को बाहर निकाल देता है। और ये चीज़ हो गई पुअर अर्बन प्लानिंग से संबंधित, कि बोले हमारे यहाँ पर शहर जो है वो इस तरीके से तैयार नहीं किए गए कि भाई इतनी पॉपुलेशन जो है वो गाँव को छोड़ के शहरों में आ जाएगी और शहरों में जो कुछ भी है उस पर इतना प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब है सवाल कि हमें क्या करना चाहिए इस चीज़ को टैकल करने के लिए। तो इसका सोल्यूशन राइटर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें अर्बन गवर्नेंस को री इमेजिन करना होगा। हमें कुछ हॉलिस्टिक सॉल्यूशंस निकालने होंगे जो इन सारी प्रॉब्लम्स को जो सिटीज़ में देखी जा रही है उनको हम सॉर्ट आउट कर सके, जिसमें हम एक अलग अलग डिपार्टमेंट की बजाय, अलग अलग सेक्शंस की बजाय पूरी सिटी इकोसिस्टम को हमें इम्प्रूव करना होगा। ठीक है, हमें इन्वेस्ट करना होगा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में। हमें प्लान इस तरीके से करना होगा कि जिस तरीके से पॉपुलेशन इनटेक सिटीज़ का बढ़ रहा है उसी के अकॉर्डिंग सस्टेनेबिलिटी इंश्योर हो सके, चाहे वो पानी की सप्लाई से रिलेटेड हो, चाहे आप सेटलमेंट को लेकर के देख रहे हो, या फिर आप एजुकेशन, हॉस्पिटल, इनकी बात कर लो। ठीक है, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट भी हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। आपको पता है कि जॉब होगी तभी शहरों में लोग टिकेंगे, नहीं तो शहरों की रेलेवेंस है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इन्वेस्टमेंट भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर करना होगा। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना होगा। एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में जो एनजीओज़ हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल अर्बन गवर्नमेंट्स हैं, ये मिलकर के काम करें, तब जा कर के सिटीज़ को हम ज़्यादा स्टेबल बना पाएंगे। फिर वो हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ में जो पार्टिसिपेशन है, कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसको और बढ़ा पाएंगे। अब देखो महाराष्ट्र इस कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है और इन्होंने अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, एस्पिरेशनल सिटीज़ प्रोग्राम। ठीक है, ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो मेन थिंक टैंक है, दैट इज़ नीति आयोग। नीति आयोग के द्वारा जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव जो लिया गया है ना, जिसमें ये देखा गया है कि हमारे देश के कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें कमियां हैं, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं है, या फिर वो अगर बेसिक कुछ पैरामीटर्स फिक्स किए जाए तो उनमें परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उनके इम्प्रूवमेंट के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव जो है वो लॉन्च किया गया था नीति आयोग के द्वारा। तो बोलो उसी लाइन पर सिटीज़ को भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि कौन सी सिटीज़ हैं जो कि बेसिक एमिनिटीज़ वाले पैरामीटर्स पे अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो उन सिटीज़ को एस्पिरेशनल सिटी प्रोग्राम के अंडर कंसिडर किया जा रहा है और उनमें फिर उसी के अकॉर्डिंग एफर्ट्स लगाए जाएंगे, इन्वेस्टमेंट लगाया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी फैसिलिटीज़ इनको इम्प्रूव किया जाएगा। तो ये जो एस्पिरेशनल सिटीज़ प्रोग्राम है, बेसिकली ये है मेन टाइटल इस आर्टिकल में। तो इसमें 3 प्रायोरिटी पे ध्यान देने वाले हैं। पहला तो integration of inclusive urban development that involves all development sector, thus bringing an integrated approach to urban program। अब ये इंटीग्रेशन वर्ड यहाँ पर है, समेकित, दैट मीन्स आप हर एक डिपार्टमेंट, सिविल लाइन सेक्शन देख लो, वाटर सप्लाई की बात कर लो, एयर पोल्यूशन की बात कर लो, एजुकेशन, हॉस्पिटल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेल, मेट्रो, सब कुछ, सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हुए फिर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की जाएंगी। पहला पॉइंट। दूसरा, साइंटिफिक डेटा मेथड्स हैं उसको कलेक्ट किया जाएगा। अब आपको पता है डेटा इज अ न्यू फ्यूल, ये कंसिडर किया जा रहा है। और ये क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आज अगर हमें कोई पॉलिसी बनानी है कि हमें क्या अचीव करना है, तो आपके पास में अगर डेटा अवेलेबल है ना कि हाँ जी इतनी पॉपुलेशन है, इसमें इतने बच्चे हैं, इतनी वर्किंग एज पॉपुलेशन है, इतने ओल्ड एज पॉपुलेशन है, इतने लोग इस सिटी में रहते हैं, इस कॉलोनी में रहते हैं, ये जब पूरा डेटा अवेलेबल होगा ना तो आप अकॉर्डिंगली प्लान कर पाओगे कि हाँ हमें कौन से सेगमेंट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। क्योंकि रिसोर्सेज हमेशा देखो लिमिटेड होता है और लिमिटेड रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएटली अगर आपको अप्लाई करना है, डिप्लॉय करना है, तो उसके लिए आपके पास में एक एनालिसिस होना चाहिए और वो एनालिसिस तभी होता है जब आपके पास में प्रॉपर डेटा अवेलेबल हो। तो ऐसे में स्टेट और सेंट्रल दोनों लेवल पे डेटा मॉनिटरिंग और डेटा असेसमेंट होगा और उसी के अकॉर्डिंग स्कीम्स जो चल रही है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल लेवल की, उसको उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा
सिटी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। थर्ड जो प्रायोरिटी पॉइंट रहेगा दैट विल बी एनहेंसिंग द वॉइस एंड पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स। भाई सीधी बात है, शहरों के अंदर आप गवर्नेंस अच्छी लाना चाहते हो तो शहरों में रहने वाले लोगों की सुनो। लोकल अर्बन गवर्नमेंट या लोकल जो हम बात करते हैं लोकल बॉडीज है ना, अर्बन लोकल बॉडीज की बात करते हैं जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस लेके चल रही हैं, बोलो वहाँ पर अगर एम्पावरमेंट लाना है, वहाँ पर हम चाहते हैं कि वाकई में फिजिकल और किसी भी सेगमेंट में हम इम्प्रूवमेंट लाना चाहे तो वहाँ के लोगों का पार्टिसिपेशन होना ही चाहिए। और वो पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है? फिजिकल और डिजिटल मीन्स के थ्रू। बोले ये 3 मेन प्रायोरिटी एरियाज है जिन पे ध्यान दिया जा रहा है इस प्रोग्राम के अंडर, जिसको हमने क्या बोला, एस्पिरेशनल सिटीज प्रोग्राम, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब देखो ये एसीबी एस्पिरेशनल सिटीज प्रोग्राम है, इसमें क्या फोकस रखा जाएगा? देखो गवर्नेंस इंप्रूव करनी है, सिविक इश्यूज जो सिटीज़ में जो भी प्रॉब्लम आती है सिटीजन्स को, उनको एड्रेस करना है। इसके अलावा मतलब जो फंडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा एलोकेट कैसे हो सकती है, जिसमें एक ऑप्शन बताया जा रहा है प्रॉपर्टी टैक्स। ठीक है, अब आपको पता है प्रॉपर्टी लेन देन बहुत ज़्यादा होती है, पर प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो मार्केट फोर्स की बजाय रेंट बेस्ड कैलकुलेशन होती है। तो बोला टैक्सेशन को मार्केट बेस्ड अप्लाई कर दो, जिससे डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग आप टैक्स जो है वो अप्लाई कर सको। इससे क्या होगा, जित रेवेन्यू आपके पास कलेक्ट होगा और वो रेवेन्यू कौन यूज़ करेगी? अर्बन बॉडीज़, जो म्यूनसिपल काउंसिल, म्यूनसिपैलिटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये जो होती हैं ये यूटिलाइज करेंगी। इसके अलावा देखा जाए तो आगे एडिक्वेट पोर्टेबल टैप वाटर की फैसिलिटी अवेल कराई जाने की बात की जा रही है। तो इसके लिए देखो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है जल जीवन मिशन, तो इसी के पार्ट के अंडर में ये वाटर अवेलेबल कराने की कोशिशें की जा रही है इन एस्पिरेशनल सिटी प्रोग्राम के अंडर में। इसके अलावा ये देखा जा रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा एक डेटा रिलीज हुआ है, स्टैंडर्ड है कि पर कैपिटा पर डे कम से कम 135 लीटर की पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए अगर हम सिटीज़ की बात करें। तो बोला सच बात यह है कि अभी भी 56 ऐसी सिटीज़ हैं जिनमें ये एडिक्वेट पानी की अवेलेबिलिटी इंश्योर नहीं हो पा रही है। तो बोले इसके लिए ये काम किया जाएगा कि पानी की अवेलेबिलिटी इंश्योर की जाए। फिर इसके बाद में सिटीज़ की रैंकिंग की बात भी की जा रही है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस सिटी में बढ़िया काम किया गया है। ठीक है, शहरों में लोगों को मकान बना करके देना जिससे कि सस्ते में वो आराम से रहने की व्यवस्था कर सके। गार्बेज फ्री सिटीज़ का जो टैग है कि हाँ भाई कचरा कितना चल रहा है, स्वच्छ भारत मिशन वाला जो प्रोग्राम है वो प्रॉपर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, या फिर बैकवर्ड क्लासेस जो इससे बिलोंग करने वाली जो पॉपुलेशन है उनके लिए क्या फैसिलिटीज़ है। इसके अलावा टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू कितनी आ रही है और उससे फिर पर कैपिटा कितना एक्सपेंडिचर किया जा रहा है। बोले इन सारे पैरामीटर्स को इंक्लूड करके सिटीज़ को फिर रैंकिंग दी जाएगी। अब रैंकिंग देने का तो सीधा कौन सा फंडा होता है, कंपटीशन स्टार्ट करना। और जब कंपटीशन होगा तो जो कोई भी सिटी अच्छा परफॉर्म कर रही होगी उससे तो देखो लर्निंग्स आएंगी कि यार कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, और जो सिटीज़ पीछे हैं उनको कुछ और सपोर्ट देने की रिक्वायरमेंट हो तो सपोर्ट भी दी जा सकेगा। तो ये एक परफॉर्मेंस असेसमेंट सिस्टम है वो लॉन्च किया जा रहा है जिसमें सिटीज़ को रैंक दी जाएगी। इसमें मेनली 57 सिटीज़ पे फोकस किया जा रहा है महाराष्ट्र में। इसमें मॉनिटरिंग और रैंकिंग सिस्टम है वो क्वार्टरली बेसिस पे चलेगा। इसका मतलब हर 3 महीने के बाद में ये रैंकिंग डिक्लेयर होती रहेगी। इसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, अर्बन सर्विस, स्किल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड रेजिलियंस या फिर डेवलपमेंट जो कुछ भी है उसकी मॉनिटरिंग प्रॉपर होगी, फिर उसी के अकॉर्डिंग रैंकिंग दी जाएगी और बेस्ट परफॉर्मर है वो आगे बढ़ेगा ही, और साथ साथ में जो पीछे रह रहे हैं उनको जो भी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है और दे दी जाएगी। ठीक है, तो ये बोले एकदम बेस्ट प्लान तैयार किया गया है और इस प्लान से बाकी स्टेट्स को भी सीखना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो प्रोग्रामिंग है, टारगेट है 2047 तक का कि विकसित भारत जो है वो हमें बनाना है। तो बोलो वो तभी बनेगा जब हम अर्बन डेवलपमेंट पे प्रॉपर काम करेंगे, क्योंकि अभी ये तो चलो 2021 की सेंसस नहीं हुई, नहीं आराम से अगर देखें ना तो टेंटेटिव आइडिया ये है कि मोर देन 40% पॉपुलेशन है ना वो आसानी से अभी शहरों में आ चुकी है। वो तो 2011 का डेटा है 31.16% वाला, तो पर हम तो अभी कह नहीं सकते क्योंकि अभी अलग अलग सर्विस के हिसाब से अलग अलग बातें हैं। बाकी अर्बनाइजेशन बहुत स्पीड से बढ़ रहा है, आपको ये भी पता है। साथ में हम ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनना चाह रहे हैं, जिसमें अभी हम $3 ट्रिलियन की टारगेट पे हैं, प्रॉबेबली अचीव हो चुका है। फिर हमारा टारगेट है $5 ट्रिलियन का 2025-2029 तक इस रेंज में। ठीक है, फिर उसके आगे अगर बढ़ें
तो हमारा टारगेट है वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने में, जिसमें यूएस, चाइना, फिर उसके बाद में थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी विल बी इंडिया। ये टारगेट हम लेकर के चल रहे हैं। तो बोले इसमें अर्बन सेटलमेंट को तो हमें सस्टेनेबल बनाना होगा, प्लान्ड मैनर में आगे बढ़ाना होगा। तो न्यू इंडिया जो है वो गाँव से शहरों की तरफ मूव कर रहा है। तो शहरों को हमें अफोर्डेबल और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर अवेलेबल कराना होगा। ठीक है, तो यही है, सिटीजन सेंट्रिक पॉलिसी बनाई जाए, इसका बेनिफिट फिर मिलेगा ही ऑल ओवर देखा जाए तो। यह आर्टिकल था कि कैसे हम हमारे सपनों का इंडिया बना पाएंगे, सपनों के शहर डेवलप करते हुए। ठीक है, आगे चलता है। नेक्स्ट आर्टिकल है ब्रिजिंग द गल्फ। आर्टिकल को लिखा है अब्दुल बिन तौक अल मरी। बेसिकली इंडिया यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स रिलेशंस के बारे में ये आर्टिकल है। तो इनका ये कहना है कि देखो, कल्चरल और इकोनॉमिक एंगेजमेंट इंडिया और यूएई का अभी से नहीं है, एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है। ठीक है, यूएई, बहरीन, ठीक है, या फिर आप ये ले लो बहरीन के अलावा कतर, ठीक है, मेसोपोटामिया, इनके साथ में इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो आराम से ट्रेड किया करते थे, लिंक थे इनके। तो सेम चीज़ अगर आज के टाइम की बात करें तो एमिरेट्स के साथ में इंडिया की रिलेशनशिप पिछले कुछ सालों में बहुत इम्प्रूव हुई है। आज यूएई जो है वो इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक हब बन के इमर्ज होके आया है, और उस इकोनॉमिक हब का बेनिफिट इंडिया को खुद को भी मिल रहा है। ठीक है, इसके अलावा देखा जाए तो सस्टेनेबल और डाइवर्सिफाइड ग्रोथ की हम बात करते हैं तो उस केस में यूएई की जो लोकेशन है ग्लोबल ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से तो कहीं ना कहीं बीच में पड़ती है, जहाँ पर पर्शियन गल्फ से हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं वो देख लो, या पर्शियन गल्फ से जो एरिया है वहाँ पर हमारे जो ट्रेड है वहाँ देख लो। तो यूएई मोर और लेस सेंट्रल पोजीशन पे लोकेटेड है। तो इंडिया यूएई पार्टनरशिप की बात करें तो ट्रेड रिलेशनशिप पहले से थे, जिसमें ऑयल का काम तो पहले से था, अब ऑयल के अलावा भी हम एंगेज कर रहे हैं। और ये कब से शुरुआत हुई? जब 1971 में यूएई एक फेडरेशन के तौर पे इमर्ज होकर के आता है। 7 छोटे छोटे जो स्टेट्स थे वो मिलकर के अपनी एक फेडरेशन क्रिएट करते हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नाम से। ठीक है, जो कि 1990 जब से एलपीजी पॉलिसी हमने अडॉप्ट की उसके बाद में और रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो गई। आज यूएई हमारे लिए एक एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी बना हुआ है, हम वहाँ पर बहुत कुछ चीज़ें बेच पा रहे हैं। इसके अलावा इंडिया के ट्रेडिंग पार्टनर्स में यूएई तीसरे नंबर पे आता है। इसके अलावा इंडिया और यूएई के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट हुआ, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जो कि मई 2022 में साइन हो गया था। तो इस एग्रीमेंट से अभी देखा जाए तो इंडिया और यूएई के बीच का जो ट्रेड है वो लगभग $50 बिलियन का मार्क छू चुका है। और ये ट्रेड मेनली किस में हो रहा है? नॉन ऑयल ट्रेड। दैट मीन्स हम गल्फ कंट्रीज़ के साथ ज़्यादा एंगेजमेंट रखते हैं ऑयल को लेकर के, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन नहीं है, हमारे रिक्वायरमेंट का 85% हम इम्पोर्ट से फुलफिल करते हैं। तो उस केस में गल्फ कंट्रीज़ में यूएई इंपॉर्टेंट हो जाता है। पर देखा जाए तो अभी जो ट्रेड है वो हमारा एक्सपेंड हो रहा है नॉन ऑयल ट्रेड। ओके, इसके अलावा देखा जाए तो ग्रोथ रेट जो है ट्रेड की वो एनुअली 10% के लगभग कंसिडर की जा रही है, और उसका बेनिफिट यूएई को भी हो रहा है तो इंडिया को भी हो रहा है। आज डिजिटल इकोनॉमी की बात करो, फ्री ट्रेड की बात कर लो, म्यूचुअल प्रायोरिटीज़ की बात कर लो, मोर और लेस इंडिया और यूएई दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। दोनों चाहते हैं कि कैसे भी करके हम ज़्यादा से ज़्यादा एंगेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करें। एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए एंगेजमेंट, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए एंगेजमेंट, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, स्टार्टअप्स को लॉन्च करना, चाहे यूएई से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए या इंडियन इन्वेस्टर्स यूएई में जाए, ये लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज आते हैं, जैसे कि एनर्जी रिलेटेड, फूड सिक्योरिटी रिलेटेड, एग्रीकल्चर, या इनकी कंटिन्यूटी, सस्टेनेबिलिटी, बोले इन चीज़ को इंश्योर करने में भी यूएई और इंडिया दोनों एंगेज कर रहे हैं एक दूसरे के सपोर्ट में। दोनों के दोनों मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स में भी साथ में है, जैसे यूएफआई करके एक ग्रुप है और एक है I2U2। इन दोनों के बारे में आप एक बार ज़रूर पढ़ लोगे, ठीक है ना। यूएफआई ग्रुप कौन सा है, कौन कौन इसमें मेंबर्स हैं, और साथ में आप देख सकते हो I2U2 ग्रुप कौन सा है, राइट। ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके आगे बताया जा रहा है दोनों शेयर्ड वैल्यूज़ पे चलते हैं। एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूएई पूरी कोशिश कर रहा है कि आईआईटी दिल्ली की एक ब्रांच जो है वो अबू धाबी में खोल दी जाए, ठीक है। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन हो रहे हैं, जिसमें एक तरफ तो यूएई की इंस्टीट्यूट है दैट इज अनवर
गरगास डिप्लोमेटिक एकेडमी और दूसरी तरफ है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। दोनों एंगेज करके और इंटरनेशनल रिलेशंस में और ह्यूमैनिटीज़ में अपनी एंगेजमेंट बढ़ाना चाह रहे हैं। इसके अलावा यूएई और इंडिया के बीच में एमओयू साइन हुआ, जिसमें अमीराती इंडियन कल्चरल काउंसिल है वो स्टैब्लिश की जा रही है, जिससे कि कल्चरल टाइज़ को बढ़ाया जा सके, पीपल टू पीपल टाइज़ को बढ़ाया जा सके। फिर बताया जा रहा है कि बॉलीवुड को होमेज पे करने के लिए अबू धाबी में, मतलब यूएई में फर्स्ट एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज किया जाता है बॉलीवुड सुपरस्टार्स को डेडिकेट करते हुए। इसका मतलब ये हुआ कि इंडियन फिल्म्स का जो वहाँ पर इम्पैक्ट है, इंडियन फिल्म्स की जो सॉफ्ट पावर है, उसका असर वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये वहाँ पर शॉर्ट स्टोरी दिखाई गई सिनेमा, इंडियन सिनेमा की, कि किस तरीके से इंडिया एक कल्चरली डाइवर्स एंड रिच कंट्री है और कैसे इन यहाँ पर अलग अलग सिविलाइजेशंस को साथ में रखने का कैपेसिटी है, अलग अलग कल्चर के लोगों को साथ में रखने की एक एफर्ट की जा रही है। वही अगेन यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला सेगमेंट है, वो आ गया कल्चरली। इसके अलावा बिजनेस एनवायरनमेंट का सेगमेंट, दोनों एक दूसरे का फेवर कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, एंजल इन्वेस्टर्स बेसिकली वो इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे मान लो आपने कोई नया स्टार्टअप डाला और आपके स्टार्टअप में कुछ दम है, आपके आइडिया में दम है, आपको काम बढ़िया करना, बस पैसा चाहिए इन्वेस्टमेंट वाला, तो आपके पास में इन्वेस्टर्स, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन, वो आकर के वो आपको दे दे पैसा कि ले लो मेरी तरफ से पैसा और इस पैसे से आप अपना काम बढ़ाओ आगे, और आप पैसा बाद में ज़रूरत होगी तो रिटर्न कर देना, बाकी आप अपने काम को एक्सपेंड करो। तो एक सपोर्टिव हैंड जो होता है एंजल इन्वेस्टर्स का, वो देखना। वेंचर कैपिटलिस्ट, ये वो लोग होते हैं जो पैसा इसलिए इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप्स में कि उनको भी कुछ हिस्सा मिलता रहे। तो ये इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का तरीका है, जिससे कि कोई अगर छोटा स्टार्टअप भी एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पर स्टार्ट करना चाहे, नई नई कंपनी लॉन्च करना चाहे, ये शार्क टैंक और ये आप देखते होंगे, उसमें इन्हीं चीज़ों ये वेंचर कैपिटलिस्ट ही होता है कि जो अपनी खुद की इन्वेस्ट कर करके और खुद का पैसा भी बनाए और उस स्टार्टअप को अपने बेस का भी बेनिफिट प्रोवाइड कर देते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि इंडिया और यूएई के बीच में एंगेजमेंट ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है, जिसमें आप देखो दोनों नेशंस के बीच में कॉम्पिटिटिव, रेजिलियंट, सस्टेनेबल एंड वाइब्रेंट इकोनॉमीज़ का आइडिया लेकर के आगे चल रहे हैं दोनों कंट्रीज़। ये बेसिकली यूएई के मिनिस्टर ऑफ इकोनॉमी हैं, राइटर जो हैं। तो इंडिया और यूएई के बीच में जो इकोनॉमिक एंगेजमेंट है या बायलैटरल रिलेशंस है, उसको लेकर के ये आर्टिकल था। आगे चलते हैं। फिर देखो टेक एक्शन करके एक आर्टिकल है, जिसमें तो ज़्यादा कुछ खास नहीं है, इसको हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि किस तरीके से WFI जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है, जहाँ पर उनके चेयर, ठीक है, जिनका नाम है बीजेपी के एमपीएम बृजभूषण शरण सिंह, इनके खिलाफ में एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि ये सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं वहाँ पर प्लेयर्स का। तो उसको लेकर के 10 दिन का जो प्रोटेस्ट था, वो अभी एक तरीके से एक नतीजे तक पहुंचा है। वो ये कि अभी एक एफआईआर जो है वो लॉन्च कर दी गई है, ठीक है, एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है। अब इस पे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाएगी पुलिस की तरफ से, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से गाइडलाइन इशू की थी। तो देखा जाए तो यहाँ पर कौन कौन से एक्ट्स हैं वो अप्लाई होंगे, जिनमें एक तो ये है कि इंटरनल कंप्लेन कमेटी जो है वो स्टैब्लिश होनी थी यहाँ पे, ठीक है, WFI में, जो कि मिली नहीं। एक तो ये सवाल है। दूसरा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट, पोश एक्ट जो है, उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन होगा कि कहीं पे सेक्सुअल हरासमेंट का इशू, मतलब जो एलिगेशंस हैं वो सही है या गलत है। वैसे देखा जाए तो जो स्पोर्ट्स बॉडी है WFI, इसको लेकर के कुछ इन्वेस्टिगेशन करना था, उससे संबंधित एक कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, मैरीकॉम कमेटी। उस कमेटी ने अपनी तरफ से कुछ सजेशंस भी दिए, पर उन सजेशंस और रिकमेंडेशंस को पब्लिक में नहीं आने दिया, ठीक है ना। और दूसरी बात कि इससे संबंधित हमने डिटेल में पूरा डिस्कशन पहले कर लिया, और ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए हैं। और आप देखो कि ये जो प्रोटेस्ट जिन लोगों ने किया था, ये ज़्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, इनमें गोल्ड या मतलब मेडल्स जीत के जो लेके आए हैं। तो इनका अपने आप में ये सवाल उठाना कि भाई किस तरीके से पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी मनमानी करते रहते हैं और फिर उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई भी नहीं की जाती है। अब देखो ये कार्रवाई जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो अब टाइम बताएगा क्या होता है। क्योंकि हम जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ खेलो इंडिया प्रोग्राम को लॉन्च कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बेटियों को बढ़ावा देना चाहते हैं,
तो उनके लिए सेफ एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम भी तो होना चाहिए, तभी तो घर वाले या बेटियां हिम्मत कर पाएंगे कि हाँ जी हमें भी कुछ एफर्ट करना चाहिए स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो देखो इससे संबंधित जो डिस्कशन था हमारा एक्सप्लेन पेज में प्रीवियसली अच्छे से हो चुका है। मैं उन वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, आप ज़रूर से देख लेना उनको। फिर देखो आगे आर्टिकल वो है कि अभी भी यूएसए के फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ईसीबी इनके द्वारा इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए वहाँ पर लगातार इंटरेस्ट रेट्स है ना वो राइज ही की जा रही है, पर फिर भी वहाँ पर अभी जो टारगेट है इस चीज़ का इन्फ्लेशन को टारगेट करना वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आ रही है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि यूएसए में जो प्राइस इंडेक्स है वो फरवरी में 5.1% था, जो घट करके मार्च में 4.2% आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर इन्फ्लेशन जो 2% रहती है उस रेंज में अभी भी नहीं आ पाई है। इस वजह से वहाँ पर लगातार इंटरेस्ट रेट राइज की जा रही है, और आज देख लो वहाँ पर इंटरेस्ट रेट कितनी हो रही है, 5 से 5.25% के लगभग। अब यहाँ पर डर क्या है कि इन इकोनॉमीज़ में रिसेशन का माहौल बन गया है, क्योंकि पैसा लोगों के पास है नहीं, सप्लाई साइड की कमी की वजह से महंगाई बन रही है, और ये इंटरेस्ट रेट राइज कर करके डिमांड को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि डिमांड तो पहले से मरी पड़ी है क्योंकि पैसा ही नहीं है लोगों के पास में। तो इस केस में क्या हो रहा है कि वहाँ पर एक तरफ तो इन्फ्लेशन को टैकल करना मजबूरी है सेंट्रल बैंक्स की, तो वो इंटरेस्ट रेट राइज कर रहे हैं, और उसका नेगेटिव इम्पैक्ट ये होता है कि मार्केट में इकोनॉमिक साइकिल जो है वो रुक रहा है, और लगातार इकोनॉमीज जो हैं वो डाउन जा रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। नो डाउट आरबीआई के सामने भी ये चैलेंज है, पर आरबीआई ने अभी रिसेंट जो पिछली जो मीटिंग हुई थी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, उसमें रेपो रेट को बढ़ाने से एक बार पॉज किया है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट मीटिंग होगी उसमें क्या किया जाता है। ठीक है, तो ये सिनेरियो अभी वेस्टर्न वर्ल्ड का चल रहा है। महंगाई को कंट्रोल करने का तरीका क्या है उनके हाथ में, देखो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हाथ में तो सीधा सा एक ही फंडा है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे ना तो लोगों के हाथ में पैसा कम आएगा, पैसा कम आएगा तो डिमांड कम आएगी, तो अपने आप ही डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगी, महंगाई भी कम हो जाएगी। पर वही चीज़ है कि सप्लाई साइड प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और अभी की जो महंगाई है पूरी दुनिया में वो सप्लाई साइड महंगाई है। यूक्रेन रशिया वॉर के बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन बन चुकी है, वो वाली बात है। तो डिस्कशन में यही था। थैंक यू वेरी मच।